हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका सीटेट पेपर 2 के लिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, एंड बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं ये जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एग्रीकल्चर। एंड बहुत इंटरेस्टिंग सुंदर पिक्चर्स हैं जिससे आपको इजीली जो भी सारे कंसेप्ट हैं वो समझ भी आ जाएंगे और आप उनको स्टोर कर पाएंगे इजीली। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है क्या? सबको पता है, खेती जो है बेसिकली वो आती है आपके एग्रीकल्चर में। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें, सो एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? सॉइल को कल्टिवेट करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स उगाते हैं, लाइफ स्टॉक होता है आपका भेड़ बकरी वगैरह जो चराते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी किस में? एग्रीकल्चर में। बेसिकली ये एक पिक्चर है, वेरी सिंपल। इसको आप देख के आराम से पता कर सकते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर हो रहा है यहाँ पर, क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं अलग अलग। एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ अ सिस्टम विच रिक्वायर्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर या फार्मिंग जिसे हम कहते हैं खेती, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सीड्स की, मतलब सीड्स होते हैं बीज, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। ठीक है, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। बीज चाहिए ऑब्वियसली, जिनको आप सो करेंगे मिट्टी में। फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है, जो हम खाद वगैरह डालते हैं। मशीनरी चाहिए, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, या इरिगेशन के लिए मशीनरी चाहिए होती है। और लेबर चाहिए। लेबर क्या है? आपकी जो मैन फोर्स है, जो आदमी हैं या औरतें हैं, जो लोग हैं जो आपके खेतों में काम करते हैं, जो फार्मर्स हैं, वो आती है आपकी लेबर की कैटेगरी में। ये कुछ टास्क हैं जो इनपुट्स हैं, ठीक है। प्लोइंग मतलब मिट्टी खोदना, सोइंग इज़ बीज बोना, इरिगेशन इज़ पानी देना, वीडिंग होता है जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं आपके बाकी प्लांट्स के साथ, बाकी क्रॉप्स के साथ, उनको निकालना, ठीक है। हार्वेस्ट करना, थ्रेशिंग करना, ये सब प्रोसेस हैं जो इनपुट है, जो आप अपनी तरफ से दे रहे हो, और उसके बदले में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? वो या तो क्रॉप्स हो सकते हैं, या वूल, या डेयरी, या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग या एग्रीकल्चर कितने टाइप्स का होता है? बेसिकली फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या फिर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ज़्यादा है कम है, ठीक है, लेबर हमारे पास कैसी है, एडिक्वेट लेबर है भी या नहीं है, टेक्नोलॉजी जो चाहिए हमें उस प्रोडक्ट के लिए, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास है या नहीं है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कि हम कैसे, किस तरीके से, कौन से प्लांट कितने टाइम में, कितनी क्वांटिटी में ग्रो कर पाते हैं। मेनली अगर हम फार्मिंग को कैटेगराइज करना चाहें तो 2 मेन टाइप्स की होती हैं आपकी फार्मिंग, जो कि होती है, पहली है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग। ना सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? बहुत इजी चीज़ है। सबसिस्टेंस फार्मिंग है जो बेसिकली की जाती है अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। इसमें आप ट्रेडिशनल वेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं, और आप नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। मेजरली हाउस होल्ड लेबर इज़ प्रेफर्ड एंड यूज्ड फॉर सच फार्मिंग। ज़्यादातर जो घर के लोग हैं उनको ही यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, और वही सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फैमिली के लिए ही है तो फैमिली के लोग ही करते हैं। ये हो गई आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये एक पिक्चर है जिसको देख के आप समझ सकते हैं, ये एक पूरी फैमिली है, ठीक है। मम्मी है, पापा हैं, फिर ये उनकी डॉटर होंगी प्रोबेबली। सो ये घर में ही फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट इन्होंने घर में ही लगाया हुआ है, और घर के ही लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कमर्शियल फार्मिंग। जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, कमर्शियल इज़ कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब खरीदने बेचने के लिए। So when the farmers grow crops and rear livestock for commercial purpose, this is called commercial farming. जब जो आपके फार्मर्स हैं, आपके जो किसान हैं, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और लाइफ स्टॉक रेयर करते हैं, किस लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए। ये मतलब अपने लिए वो क्रॉप्स नहीं ग्रो कर रहे कि वो खुद ही यूज़ करेंगे। वो क्यों यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वो उसको आगे बेचेंगे और इन रिटर्न उससे पैसे कमाएंगे। सो बहुत लार्ज फील्ड्स पे बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ आउटपुट, अच्छे खासे क्रॉप्स तैयार कर लेते हैं बेचने के लिए। सो कमर्शियल फार्मिंग भी आपकी आगे 3
पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है जहाँ पे फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने ग्रेन्स या क्रॉप्स एंड सेल देम इन द मार्केट। ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और उन्हें मार्केट्स में बेचते हैं, जैसे कि वीट, मेज़, मतलब गेहूं वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फार्मर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे खासे बड़े एरिया में मशीनरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और अच्छी खासी लेबर लगी हुई है, अच्छी खासी लार्ज अमाउंट का आउटपुट इन्होंने प्रोड्यूस किया है, फिर इनको पैक कर रहे हैं। सो ये बैग्स हैं, सैक्स, बोरियाँ, जिनमें ये अपने क्रॉप्स भर के मार्केट में सेल करते हैं। सो ये है आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। उसके बाद है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज़ डन विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। प्लांटेशन फार्मिंग आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों से मिलकर होती है और बहुत बड़े लैंड एरिया में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए आपको प्लांटेशन फार्मिंग के लिए। प्लांटेशन ओनर्स यूजुअली ग्रो अ सिंगल क्रॉप लाइक कॉफ़ी, टी, बनाना एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़े एरिया में जो प्लांटेशन ओनर्स हैं वो कोई भी एक सिंगल क्रॉप, ठीक है, या तो टी या कॉफ़ी या बनाना, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, बनाना, इस केला, कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल क्रॉप आप पूरी अपनी ज़मीन पे ग्रो करते हो। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ लगता है टू प्रिपेयर द क्रॉप ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन अ फैक्ट्री कनेक्टेड टू इट, ठीक है। या तो अगर आप फार्म में ग्रो कर रहे हैं तो फार्म में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, या फिर अगर वहाँ आसपास कोई फैक्ट्री कनेक्टेड है, वहाँ पे आप जब उसको स्टोर कर रहे हैं या आप उसको मतलब साफ़ सफाई करना, पैकेजिंग करना, जब आप उसको बेसिकली बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। पूरी फील्ड पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्रॉप दिखेगा, शायद आई गेस इट इज़ टी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे असम इज़ फेमस फॉर टी, वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज़ पे पर्टिकुलर एक टी ही ग्रो की जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे टी की कल्टीवेशन अच्छी होती है एंड बाकी एरियाज़ में आपको चाहिए तो डिमांड ज़्यादा है टी की, सो आपको उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। देन द नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। जैसा आप नाम से पता कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने मिक्स किया है क्रॉप्स को, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप आप पूरी फील्ड पे ग्रो नहीं कर रहे। यहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ देख लेते हैं। जैसे ये एक फील्ड है, यहाँ पर आपने यहाँ पे एक टाइप का क्रॉप लगाया हुआ है और यहीं पे आपने दूसरे टाइप का क्रॉप लगाया हुआ है, ठीक है। सो आप एक फील्ड पे आपने बांट दिया, कुछ एरिया में ये, फिर कुछ एरिया में ये, फिर कुछ एरिया में वापस से ये। सो आपने सेम फील्ड पे दो या दो से ज़्यादा टाइप से क्रॉप्स आपने ग्रो करे हैं। सो ये हो गई आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। देन अगर हम देखें, एक टाइप का एग्रीकल्चर है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें तब एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को, पौधों को, ट्रीज़ को कट किया जाता है, काटा जाता है और उनको बर्न किया जाता है, मतलब जला दिया जाता है, ठीक है। पर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा मोस्टली तब किया जाता है जब उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, मतलब आपकी ज़मीन में अब वो पोषक तत्व नहीं बचे जिसमें आप अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर पाओ। तो आप क्या करते हो, जो रिमेनिंग ट्रीज़ और प्लांट्स हैं, या बेसिकली अपनी सॉइल को वापस, अपनी सॉइल में वापस जान डालने के लिए जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उनको कट करके बर्न किया जाता है और उसकी जो एशेज़ होती हैं प्लांट्स और ट्रीज़ की, वो सॉइल में मिलकर वापस सॉइल की प्रॉपर्टी को एनहांस कर देती हैं, ठीक है। मतलब जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो चुका है, अब वो फर्टिलिटी उसमें वापस आ जाएगी एंड सॉइल की क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाती है इस प्रैक्टिस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रीज़ को कट डाउन किया गया है और जला दिया गया है ताकि इनकी जो एशेज़ है, इसकी जो राख है, वो वापस इस सॉइल में मिल के इस सॉइल की क्वालिटी को बेटर कर दे, ठीक है। सो ये है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। Then let's talk about crops. A crop is a cultivated plant that is planted and grown on a large scale for commercial uses. Mostly crops जो हैं वो आपके commercial uses में ही आते हैं। आप सबने पढ़ा होगा खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, राइट। सो वही हैं आपके कुछ 3 टाइप के क्रॉप्स हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ खारिफ। खारिफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटम क्रॉप्स और मॉनसून क्रॉप्स।
खारिफ क्रॉप्स को ऑटम क्रॉप्स और मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है। ये वो प्लांट्स हैं जो कल्टीवेट होते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर के महीने में ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जो आपका मॉनसून सीजन है उस टाइम में ग्रो करते हैं, वो होते हैं आपके खारिफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल राइस, कॉर्न, मेज। फिर नेक्स्ट है आपके राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द राबी सीजन। बेसिकली जो राबी सीजन में ग्रो करते हैं वो हो गए आपके राबी क्रॉप्स। सितंबर टू अप्रैल होता है आपका राबी सीजन, जिस टाइम आपकी ग्रो करते हैं राबी क्रॉप्स। दीज प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन स्प्रिंग सीजन, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज जेद। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर और बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन आर नोन एज जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स क्या हैं आपके, जो राबी और खारिफ सीजन के बीच में ग्रो करते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड होता है जब ना राबी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ना खारिफ ग्रो कर रहे हैं, तो उनके बीच में हैं जैसे पंपकिन, आपका जो कद्दू होता है, सीताफल, कुकुम्बर, खीरा, ये होते हैं आपके जैद क्रॉप्स जो राबी और खारिफ सीजन के बीच में या अप्रैल से सितंबर तक ग्रो करते हैं। एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, इजीली समझ आएगा। ये है आपके खारिफ, राबी और जैद क्रॉप्स की एक इजी क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल्स हैं खारिफ के राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, टबैको, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड, पी, रेपसीड, कैस्टर। एंड जेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं राइस, मेज, मेलन्स, ग्राउंडनट, वाटरमेलन्स, क्यूकम्बर। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है आपका, बेसिकली जिस पैटर्न में आप अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो वो आ गया आपका क्रॉपिंग पैटर्न। एक टाइम पे अपने लैंड के कुछ रेशो में या कुछ पार्ट में कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो कर रहे हो, दूसरे पार्ट में कोई दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहे हो, वो होता है क्रॉपिंग पैटर्न, जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप जो आप ग्रो कर रहे हो और जितने टाइम के लिए आप कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हो। समझ लेते हैं ईजिली। जैसे कि आप इस पिक्चर से देख सकते हो, सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर। सो ये आपने रेशोज बांटे हुए हैं लैंड के, इतना रेशो ऑफ लैंड या इतना पार्ट ऑफ लैंड यहाँ पे कुछ अलग ग्रो हो रहा है। फिर ये इतना जो आपका पार्ट ऑफ लैंड है यहाँ कुछ अलग है। फिर ये थोड़ा सा एरिया है, आपने इसको खाली छोड़ा हुआ है। फिर ये आपका पूरा एरिया है, यहाँ पे अलग कुछ मस्टर्ड, सरसों टाइप ग्रो हो रहा है। ठीक है। सो ये एरिया आपका थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये एरिया। ठीक है। सो ये रेशो ऑफ लैंड ज़्यादा है। सो ये है आपका क्रॉपिंग पैटर्न, आप किस पैटर्न में अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट क्रॉप रोटेशन। अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपकी एक ज़मीन है, आपका एक लैंड एरिया है, अभी आपने उस पर एक साल राइस ग्रो किया, चावल उगाए। ठीक है। सो चावल को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो चावल ने ले लिए। ठीक है। तो सॉइल के वो वाले जो मिनरल्स थे वो यूटिलाइज हो गए। अब आप अगले साल आप फिर उस पर राइस ग्रो कर रहे हो, फिर आप अगले साल उस पर फिर से राइस ग्रो कर रहे हो। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है या वो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल जो राइस को चाहिए ग्रो होने के लिए, वो तो ख़त्म होता जा रहा है ना, धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, आप उस लैंड एरिया पे कुछ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करते हो, फिर आप कोई दूसरा टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो करते हो। सो ये एक पिक्चर है जिससे आप क्रॉप रोटेशन समझ सकते हो। आप सेम पीस ऑफ लैंड पे कुछ टाइम के लिए कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करते हो, फिर कुछ टाइम के लिए दूसरा क्रॉप ग्रो करते हो, फिर तीसरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, जब हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो करते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, जिससे हम मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सकें, नेचुरल प्रोसेसेस यूज़ करके हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप की प्रोडक्शन को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोवाइडिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द क्रॉप टू गिव मैक्सिमम यील्ड। क्रॉप्स को ग्रो करना और उनको सारे जो न्यूट्रिएंट्स जिनकी क्रॉप्स को ज़रूरत है वो सब प्रोवाइड करना, मतलब बेसिकली क्रॉप की प्रोडक्शन को मैनेज करना इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल का भी ध्यान रखते हो, यहाँ पे अपनी सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो और इस तरह यूज़ करते हो कि आपकी कॉस्ट भी कम लगे और आपको आउटपुट भी मैक्सिमम मिल जाए। तो यहाँ पे आप अपनी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हो। ठीक है, वो हो गया आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फिर अगर हम बात करें मेन्योर की, तो मेन्योर क्या है आपकी, बेसिकली मेन्योर होता है आपका नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। जो नेचुरल फॉर्म होती है फर्टिलाइज़र की वो होता है मेन्योर, जो कि बेसिकली आपको मिलता है डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने से।
ठीक है, या फिर उनकी फीसिस से। जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है ना, जैसे हम गोबर यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं आपके नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिनको हम मेन्योर बोलते हैं, खाद बोलते हैं। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, ये क्या है आपकी नेचुरल फर्टिलाइज़र, जिसको हम बोलते हैं मेन्योर। सो अगर हम बात करें ग्रीन मैन्योर की, ग्रीन मैन्योर क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर इन विच ग्रोइंग प्लांट्स आर प्लोड बैक इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ग्रीन मैन्योर क्या है? जो प्लांट्स आपके ग्रो कर रहे होते हैं उनको आप वापस सॉइल में प्लो कर देते हो, मतलब वापस उसको सॉइल में डाल देते हो, ताकि सॉइल को जो है वो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सकें। क्या यूज़ है इस मैन्योर का? इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एक फर्टिलाइज़र का काम कर रहा है। ठीक है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहा है। इट इज़ इको फ्रेंडली, आपकी सॉइल प्रोडक्टिविटी, आपके एनवायरनमेंट को कोई इससे डैमेज नहीं होगा। इट इज़ मच बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर ऑप्शन है आपका ग्रीन मैन्योर। ये प्लांट्स आपने ग्रो करे सॉइल में और उसके बाद इनको निकाल के वापस सॉइल में मिला दिया जाता है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी या जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट सॉइल को चाहिए वो उसे मिल सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स। अ फर्टिलाइज़र इज़ एनी मटीरियल, चाहे वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है, जो आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, मतलब बढ़ाता है, और आपकी यील्ड, आपके आउटकम को इंक्रीज़ करता है। किस लिए यूज़ आते हैं आप पढ़ चुके हैं। सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देते हैं हमारे क्रॉप को, हमारी यील्ड को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं। ये हैं कुछ ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप देख सकते हैं। ये हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जो आपकी सॉइल को फीड करते हैं। ठीक है, जो आपकी सॉइल है, आपकी जो मिट्टी है, उसको फीड कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो आपके प्लांट को फीड करते हैं, आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा, और सॉइल से फिर वो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे, और फिर वो आपके प्लांट्स में जाएंगे। और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो आपके प्लांट को फीड करेंगे। आप अपने प्लांट में सीधे वो फर्टिलाइज़र डालोगे और आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर्स की, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जिनमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इज़ यूजफुल फॉर एनहांसिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और हमारी क्रॉप की ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या है? बेसिकली जो आपके क्रॉप्स हैं, आपकी फील्ड्स हैं, उनको पानी देना इज इरिगेशन। इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच क्रॉप्स आर वाटर्ड इन कॉन्स्टेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपने सेट किया है कि आप हर 2 घंटे में अपने क्रॉप्स को पानी देंगे, या हर 4 घंटे में। आपने एक इंटरवल सेट कर लिया है, एक टाइम इंटरवल। इतने टाइम इंटरवल के बाद हमें अपने क्रॉप्स को पानी देना है, जो हेल्प करता है आपके क्रॉप्स को ग्रो करने में, और एक मतलब ये बेसिकली एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। देख सकते हैं आप पिक्चर, बायो फर्टिलाइज़र है ये, बायो फर्टिलाइज़र जिसमें आपके लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एंड ये एक बहुत सुंदर पिक्चर है इरिगेशन की। इरिगेशन क्या है? यहाँ पे आप क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं, दैट इज़ इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टर्म्स पढ़ के ही आप समझ सकते हो। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग द प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पेस्ट, वीड, रोडेंट। मतलब ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके क्रॉप्स को ख़राब कर सकती हैं, इनसे आप जब अपने प्लांट्स को बचाते हो तो उसे प्रैक्टिस को कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आप अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। ठीक है। वीड्स क्या है? वीड्स बेसिकली वही अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनसे हमें अपने क्रॉप्स को बचाना होता है। क्यों बचाना है? ये एक तो ये अनवांटेड हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, और ये क्रॉप्स के बीच में ग्रो कर जाते हैं, और ये हमारे लैंड का मैक्सिमम न्यूट्रिशन ले जाते हैं। ठीक है, आपके लैंड में, आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो वीड्स हैं वो आपकी सॉइल का बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए ये हज़ार्डस हैं, मतलब डेंजरस हैं, नुकसान पहुंचाते हैं आपके क्रॉप्स को। ठीक है, क्योंकि जब ये क्रॉप्स के बीच में ग्रो करेंगे तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट अगर ये ले लेंगे, ज़्यादा जो आपके सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट है अगर वीड्स ले लेंगे, तो आपके क्रॉप को क्या मिलेगा? राइट। सो इसीलिए इन अनवांटेड
प्लांट्स को रिमूव किया जाता है हमारे क्रॉप्स के बीच में से। ये हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ वीड्स, आपने देखे भी होंगे घर में भी। जैसे अगर हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं या आपने कोई ऐसे क्यारी लगाई है तो उसमें भी आपको ये कुछ कॉमन टाइप्स के वीड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, और हम इन्हें बीच बीच में से निकाल के फेंकते रहते हैं। आपके प्लांट्स के बीच में अगर ये हो तो आप इनको निकाल देना। देन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इतनी मेहनत से आपने अब जो ये क्रॉप्स ग्रो करे हैं, अब आई इनको स्टोर करने की बारी कि आप इनको स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, इनको रखेंगे कैसे संभाल के। इतने सारे आपने अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपने जो ग्रेन्स जो आपने जो ग्रो करे हैं, गेहूँ, चावल या आपकी और जो दालें हैं, सब कुछ जो आप सरसों वगैरह जो जो आपने ग्रो किया है, अब आप उनको स्टोर भी तो करोगे। वो एक बार में तो सब यूज़ होगा नहीं, धीरे धीरे सेल आउट होगा, तो हमें उसको प्रॉपर सही तरीके से स्टोर करना भी ज़रूरी है। उनमें मॉइस्चर आ सकता है जो उनको ख़राब कर देता है। ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी आ सकती है उनमें जो उनको ख़राब कर सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कोई प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में स्टोर करें जहाँ वो मॉइस्चर से बचे रहें, ठीक है, या जो बाकी इंसेक्ट्स हैं उनसे बचे रहें। सो प्रेफर किया जाता है कि उनको जूट बैग्स में स्टोर किया जाए। इस तरह जो जूट बैग्स हैं, बेसिकली जो बोरे होते हैं, उनमें हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। सो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप भर भर के अपना प्यार दिखा सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आप चाहें। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, मेरा काम मेरी मेहनत आपको वर्थ इट लगती हो, आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके यू कैन सब्सक्राइब। आगे जो भी वीडियोस हैं सारी ही आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है फॉर श्योर। पिछली भी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, बिकॉज दे विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। सबको किसी ना किसी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प फॉर श्योर मिलेगी। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।